हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज है ना 2 जुलाई का जो त्रैमासिक परीक्षा हो रही है, उसी का क्लास 10 का साइंस का कंप्लीट हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें जो है ये 2 जुलाई को ही हुई है, 2 जुलाई को ही फर्स्ट सिटिंग में ही, है ना, जुलाई में जो क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा हो रही 2026 साइंस का, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। उसी को हम लोग जो है यहाँ पर हल करेंगे। इसमें देखिए फुल मार्क्स जो है 80 है। 80 में से जो है क्वेश्चन का पैटर्न 2 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 40 मार्क्स है और उसमें 70 पर क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चन को 70 में से आपको 40 बनाना है, जिसमें से आपको 40 बनाना है। और 40 मार्क्स जो है सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप का है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप है और एक लॉन्ग आंसर टाइप है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में आज सेक्शन ए का यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट जो है 1 से 70 तक को हल करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैं क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन हल किए हैं, आज क्लास 10 का कर रही हूँ, उसके बाद फिर क्लास 12 का बायोलॉजी भी मैं सॉल्व करूँगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करती हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, प्रकाश चैप्टर से, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में जो है आधी होती है, यानी कि एफ फोकस दूरी बराबर जो है वो त्रिज्या की आधी होती है। यहीं पर त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या जो है 2 गुनी होती है फोकस दूरी की, है ना। इस प्रकार से ये दोनों आपस में संबंध है, फोकस दूरी और त्रिज्या में। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन की सामान्यतः 2 नियम है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर जो है बराबर होती है ना, आपतित। और दूसरा है इसका आपतित किरण परावर्तित किरण, इस प्रकार से, और अभिलंब तीनों जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर है। ये इसके परावर्तन के 2 नियम है। तीसरा प्रश्न है, 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, ठीक है। 2 समानांतर समतल दर्पण, तो वस्तु के प्रतिबिंब के लिए जो है समतल दर्पण और सभी दर्पणों का एक मैंने थ्योरी क्लास में चार्ट के माध्यम से पढ़ाई थी। यदि आप इस चैप्टर का यानी कि प्रकाश के चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट थ्योरी देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 का, वहां से आप इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न का आंसर होगा अनंत, है ना, डी ऑप्शन। 4 है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटे चीजों को बड़े करके देख सकते हैं हम लोग, इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए या फिर ईएनटी में यानी कि इस ईएनटी हॉस्पिटल में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है। तो काल्पनिक भी होता है और काल्पनिक और सीधा होता है ना, ये प्रतिबिंब है। 6 क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। 7 है, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए जब लंबवत होगी तो इसका परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है ना, आवर्धन क्या होगा उसका, समतल दर्पण द्वारा +1 होगा, ऑप्शन बी 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां जो है मापी जाती है। किससे मापी जाती है, कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां, तो इसका हो जाएगा ध्रुव से, है ना, ध्रुव से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। दर्पण सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी 1
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। फोकस दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब दूरी, सॉरी और ये वस्तु की दूरी u। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा। 13 क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का कि लेंस का आवर्धन यानी कि m किसके बराबर होता है? m बराबर क्या होता है? तो m बराबर v/u यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को, है ना। जबकि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, है ना, अभिसारी लेंस। ये दोनों का उपनाम याद रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है। 18 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? देखिए सभी प्रकाश चैप्टर से कितना इम्पोर्टेंट है ये फिजिक्स वाला चैप्टर, आप लोग जरूर इसका थ्योरी पढ़िए। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। 19 है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि 2। 20 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो उत्पन्न आवर्धन का, है ना, यानी कि m का, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मात्रक विहीन। 21 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, यानी कि प्रकाश की चाल हवा में, विरल में, सघन में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है ना, समान नहीं होती है। इसका 21 का ऑप्शन बी राइट होगा। 22, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है? तो ऋणात्मक के लिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्या है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका भी हो जाएगा मुख्य फोकस की संख्या 2, ऑप्शन बी। 24, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करते हैं, है ना, जिससे हम लोग रंग बिरंगे संसार देख सकते हैं। 25 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं पूछ रहा है, तो दहन, भोजन का पचना, श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, जबकि अवक्षेपण जो है वह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो 25 का ऑप्शन बी। 26 है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। सभी अभिक्रिया हमने थ्योरी क्लास में देखे थे, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया का यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये जो लोहा जो है Fe जो है वो कॉपर के साथ अभिक्रिया करके, संयोग करके कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया। 27 है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यानी कि जिंक से लोहा को है ना संरक्षित करने के लिए उसको जिंक से लेपित करते हैं, संरक्षित से बचाने के लिए, तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। 27 का ऑप्शन डी। 28 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो इसका हो जाएगा सफेद, व्हाइट होते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड जो है सामान्यतः क्या होते हैं? तो हो जाएगा अम्लीय, है ना, एसिडिक होते हैं। 30 है,
निम्न में से यहाँ से आपका केमिस्ट्री शुरू हो गया, उधर फिजिक्स था। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने के लिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं, ऑप्शन सी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही क्या नाम है? बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा हुआ चूना। तो इसको कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या करते हैं? सफेदी करने के लिए यूज करते हैं। और बिना बुझा हुआ का फॉर्मूला होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। 31 है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या हो जाएगा? 7 से कम, है ना, क्योंकि 0 से 14 तक रहता है। तो 7 उदासीन और 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय। तो यहाँ पर अम्लीय विलयन का pH बोल रहा है तो 7 से कम। 32 हो जाएगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यह एक प्रकार का जो है क्षार है, ऑप्शन ए। 33, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। देखिए ये क्या है? जब मैं उदासीन अभिक्रिया बता रही थी कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को ही क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ठीक है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। देखिए ये रिएक्शन जस्ता यानी कि जिंक हो गया, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से रिएक्शन से जो है क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस हुआ ना, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 34 का, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, है ना, ऑप्शन बी। 36, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण, है ना। कहीं कहीं अपघटन भी होता है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइए कि ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी होगा, है ना। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको आप लोग छोड़ देती हूँ कि ऑक्सीकरण होगा या फिर अपघटन। मैं यहाँ पे ऑक्सीकरण बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? तो नीला होता है, ऑप्शन ए। 38 है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? ठीक है, अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 है, समीकरण 2CuO यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? 2 कॉपर ऑक्साइड। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है या फिर ऑक्सीकरण है? तो यहाँ पर देखिए कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग। तो 39 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया होती है, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन जी है, जिंक, है ना, ऑक्सीजन हट जाता है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन योग हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो 40 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? तो इसका हो जाएगा अवकारक गुण यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। 42 है, अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 के साथ क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? देखिए ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पर क्लोरीन था, लेकिन क्लोरीन के साथ फिर क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग, और हाइड्रोजन के साथ जो है यहाँ पर भी हाइड्रोजन का जो है S से हट जाता है। तो किस पदार्थ का ऑक्सीकारक हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग किसका हो रहा है? तो इसका क्लोरीन का हो जाएगा, ऑप्शन ए। 43 है, निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग ताज़ा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है? देखिए जब हम लोग तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखते हैं, है ना, लंबे समय तक, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ जो है संयोग करके उसके गंध में परिवर्तन हो जाते हैं,
तेल में, तो इसीलिए उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है ये एक अक्रिय गैस के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसमें तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 43 का सी। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए द्विविस्थापन यानी कि इसमें दो तत्व विस्थापित होगा, जैसे यहाँ ऑप्शन बी हम लोग देख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl के साथ, ठीक है। Ag जो है वो क्लोरीन के साथ विस्थापित हो गया और NO3 जो है वो सोडियम के साथ विस्थापित हो गया, तो ऑप्शन बी 44 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी AgBr। जब AgBr है ना प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो Ag और Br अलग अलग हो जाता है ना, और यह क्या है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होगा। हाइड्रोजन गैसों का यानी कि जब हाइड्रोजन विद्युत अपघटन के कारण टूटती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग होती है, तो हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 यानी कि 2:1 हो जाएगा। 46 का बी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन पूछ रहा है, तो इसमें से जो है पेट्रोल का जलना एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है, बाकी जो मोम का पिघलना, उबलता हुआ जल, ये सभी भौतिक परिवर्तन है, तो अभिक्रिया हो जाएगा इसमें दहन अभिक्रिया पेट्रोल का जलना। 48 है, निम्नलिखित में किसमें किण्वन की क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया हो जाएगा ईस्ट में, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। 49 है, मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। कौन सी संरचना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि डायफ्राम जो है वो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। 50 है, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है ना, खाद्य पदार्थों का, तो फ्लोएम के द्वारा, जो कि संवहनी ऊतक फ्लोएम और जाइलम है, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन और खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम द्वारा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय शोषण यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, शोषण दो प्रकार के, अवायवीय और वायवीय। वायवीय जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में जो है अवायवीय शोषण की क्रिया होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 52, पौधों में शोषण किस भाग में होता है, यानी कि पौधा में जो है शोषण किस भाग में होता है, तना में, पत्तियां में, जड़ में या प्रत्येक भाग में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रत्येक भाग में जो है वो शोषण की क्रिया होती है, जिस भी भाग में सजीव है, जीवित है। 53, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। मानव श्वसन तंत्र बोल रहा है तो श्वास नली, नासिका छिद्र, फेफड़े, ये सभी जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि गिल्स जो है वो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है ना, ये तीनों ऑप्शन है। गिल्स जो है वो मछलियों के श्वसन तंत्र का भाग है। 54 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होती है। तो टिड्डा तथा तिलचट्टा में जो है श्वसन क्रिया ये श्वास नली है ना, ट्रेकिया के माध्यम से होती है। 54 का ऑप्शन सी। 55 है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो सबसे लंबा भाग हो जाएगा इसका छोटी आंत में, है ना, 55 का ऑप्शन सी। 56 है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। जो भी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान स्टार्च बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, उसको स्टार्च के फॉर्म में जो है जमा रहते हैं। 56 का ऑप्शन सी। 57 है, द्वार कोशिका की कौन सी द्वार मोटी होती है। द्वार कोशिका यानी कि पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं, है ना, ये छिद्र हो जाएगा। इसमें इसके आसपास में है द्वार कोशिका यानी कि गॉड सेल पाए जाते हैं। फिर इसके गॉड सेल के बाहर जो है वो सब्सिडरी सेल पाए जाते हैं, इस प्रकार से। तो ये गॉड सेल जो है ये मोटी होती है ना, छिद्र के बाहर जो होती है मोटी, और बाकी जो है
तो भीतरी इसका क्या हो जाएगा, भीतरी दीवार यानी कि गॉड सेल मोटी होती है और बाहर सब्सिडरी सेल वो पतली होती है। तो ऑप्शन ए। 58 है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं, है ना, स्वपोषी कौन होते हैं, तो सभी पौधे जो हैं स्वपोषी होते हैं, जो भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। 59 है, गोबर छत्ता यानी कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी, है ना, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये मृत चीज़ों को, सड़े गड़े पदार्थ को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, है ना। तो मशरूम जो है एक प्रकार के फंगस है, तो ये मृतजीवी पोषण है। 60 है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत हो जाएगा एनामेल, ऑप्शन सी। उसके नीचे है डेंटाइन, फिर उसके नीचे जो रहता है पल्प कैविटी, है ना, और ये अस्थि तो बोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लेटेक्स जो है सामान्यतः पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, यानी कि इनमें से सभी जो है वो लेटेक्स पाए जाते हैं। लेटेक्स एक प्लांट का जो है उत्सर्जी पदार्थ है ना। 62 है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जबकि न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका की संरचनात्मक इकाई है ना। और ये तो मेल में पाए जाते हैं। ये यूरेथ्रा है, मूत्रमार्ग। ये क्या करता है, नेफ्रॉन रक्त को फिल्टर करता है और इसमें मूत्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पीलापन जो है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ये जो है हीमोग्लोबिन की टूटने से बनता है ना। और मूत्र में यूरिया, अमोनिया, है ना, अमोनिया जो है वो तीव्र गंध वाला अपशिष्ट पदार्थ है। तो 63 का ऑप्शन सी। 64 है, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, है ना। रक्त के शुद्धिकरण को कृत्रिम के माध्यम से सामान्यतः डायलिसिस का यूज किया जाता है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, तो हो जाएगा हीमोडायलिसिस, है ना। 64 का ऑप्शन बी। 65 है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेटेक्स, जो कि अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन देखें कि पीपल का पेड़ में, कनेर का पेड़ में, है ना, और बरगद के पेड़ में जो है लेटेक्स पाए जाते हैं। यह एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ हैं और लेटेक्स जो है वो रबड़ के प्लांट में पाए जाते हैं खास करके, ठीक है। और जबकि रेजिन और टेनिन भी एक उत्सर्जी है, लेकिन यह जो है दोनों पीले होते हैं ना, पीले या फिर भूरे रंग के होते हैं। लेटेक्स सामान्यतः गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी पदार्थ है और गोंद जो है वो चिपचिपा होता है। तो 65 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कि निम्न में से कौन सामान्यतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है ना, मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम नाइट्रेट। बाकी जो है जल 90% है, यूरिया जो है अन्य 5% है, और सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट जो है उसमें उपस्थित नहीं होता है। 67 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत हो जाएगा, लीवर लगभग 1.5 kg का, और दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय। 68 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी, लाइपेज, जो कि वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जबकि जो है एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और सक्रिय पेप्सिन जो है प्रोटीन का, है ना, प्रोटीन का पाचन करता है। इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 68 का ऑप्शन सी। 69 है, ग्रहणी भाग है ना, किसका भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। इसके 3 भाग हैं, तो उनमें से एक ग्रहणी भाग है। 70 है, और आज की इस बायोलॉजी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी या फिर ग्रास नली से जुड़ी होती है, किस छिद्र के द्वारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रसिका, है ना, इसके माध्यम से ग्रसनी और ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्लास 10 का ऑप्शन सेक्शन ए वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हल किए हैं। तो
आशा करती हूँ कि ये जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि क्लास 10 का कंप्लीट थ्योरी देखना चाहते हैं तो वन शॉट थ्योरी आपका एक एक चैप्टर और फिर उसका चाहे बीच का प्रश्न उत्तर हो या फिर अभ्यास का प्रश्न उत्तर, सभी को हमने डिटेल से पढ़ाए हैं। तो आप एक बार चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इसका थ्योरी कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।